Hi, welcome to the Literature Lounge, which is literally and totally dedicated to authors who write books that make great films and conversation starters. So let's just talk books. So hi, today's episode we have with us Harjinder Singh Sahni, a seasoned writer, senior journalist with over 35 years of experience. Starting as a sub-editor at Navbharat Times, he has worked with prestigious media houses such as the Times of India, Indian Express Group, India Today Group, and Hindustan Times Group. Known for leading editorial teams and shaping public discourse, he writes a regular column in Hindustan and contributes to various websites. His acclaimed books include The Deception Industry, Art, Craft, and Science of Hacking the Electorate, and A Fish in Alien Streams, showcasing his expertise in non-fiction storytelling, which is a very, very tough genre. Welcome, Harjinder, in today's episode. Thank you. So, Harjinder, the first question that comes to me is that your book, The Deception Industry, explores the impact of smartphones in Indian politics. Can you tell us what inspired you to write this book? Actually, there were many things like Anna movement. That was a important moment. एक्चुअली होता यह था कि हम हिंदुस्तान टाइम्स में थे, कनॉट प्लेस में ऑफिस है, और उसके थोड़ी दूर जंतर मंतर पर इनका वो होता था, जहाँ पे ये धरना देते थे, अन्ना मूवमेंट का जो धरना होता था। तो हम लोग डेली पेज क्लोज करने के बाद मैं वहां पहुंच जाता था और देखता था। अच्छा, मेरी इमेज उन लोगों में यही थी कि मैं बहुत केजरीवाल या अन्ना मूवमेंट का सपोर्टर नहीं हूँ, ये इमेज उनके दिमाग में थी। उसके बाद भी एक जर्नलिस्ट आता था तो लोगों से बात करते थे, तो मुझे लगा कि यहाँ एक रोल प्ले कर रहा है स्मार्टफोन। अच्छा, स्मार्टफोन उस समय नई चीज था हमारे लिए भी, क्योंकि उससे पहले हम ब्लैकबेरी वाले दौर में थे और उसके बाद नया नया स्मार्टफोन आया था। हमें बहुत पता भी नहीं था कि इसका कैसे यूज करें, लेकिन जिस तरह से वो लोग यूज कर रहे थे उसमें मुझे कई नई चीजें दिखाई दी। तो वहां से मुझे लगा कि ये चीजें बदल रही हैं जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, बाय द वे मैं बता दूं कि हम लोग जब जर्नलिस्ट सोचते हैं ना, रिपोर्टर या जर्नलिस्ट, तो हमारे दिमाग में एक वो रहता है कि जर्नलिस्ट ऐसा होता होगा, ये वो है। लेकिन मैंने पाया कि जर्नलिस्ट बहुत अलग अलग ढंग के होते हैं, जिसे कहते हैं नोज फॉर न्यूज। तो नोज फॉर न्यूज जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे एक जर्नलिस्ट है, वो वहां जाता है तो उसको वहां पे जितनी डर्टी पॉलिटिक्स है वो समझ में आ जाती है। एक जर्नलिस्ट जाता है, उसको पॉलिटिकल इक्वेशन समझ में आ जाती है। मेरे साथ ये रहा शुरू से कि मैं टेक्नोलॉजी का रोल देखता रहता हूँ कि कहाँ पे है, उसको सेंस करने की कोशिश करता हूँ कि टेक्नोलॉजी कोई रोल प्ले कर रही है, या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, इसको समझने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये कुछ यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है, कुछ नई चीजें हो रही हैं। अच्छा, यही चीज जब एक दूसरा मोमेंट हुआ था दिल्ली में, जब एक लड़की के साथ रेप होता है और उसके बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो पूरा का पूरा स्मार्टफोन पे ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये दो चीजों ने मुझे मुझसे लगा कि ये टेक्नोलॉजी कुछ कर रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ बुक्स आई, जैसे शिर्पा टेन्युन की एक बुक आई थी जिसमें उन्होंने बहुत माइक्रो लेवल पे, वेस्ट बंगाल का एक विलेज है जनता, उसमें उन्होंने स्टडी किया कि मोबाइल, उसका बुक का नाम था ए विलेज गोज मोबाइल। तो उसमें उन्होंने देखा कि बहुत लोअर लेवल पे मोबाइल क्या रोल प्ले कर रहा है और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। और उससे हमें समझ में आया कि जो ममता बनर्जी का या तृणमूल कांग्रेस का राइज था, उसमें मोबाइल फोन ने एक रोल प्ले किया। फिर रॉबिन जाफरी की किताब आई जिसमें उन्होंने बताया कि मायावती की गवर्नमेंट जब बनी यूपी में, तो उसमें उन्होंने मोबाइल को किस तरह से यूज किया ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन में और कई चीजों में। तो इस चीज ने मुझे लगा कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको लोग नहीं देख रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, जैसे मैं वहां जाता था और मैंने अन्ना मूवमेंट को देखा और मैंने उसमें कोशिश की देखने की, मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी कुछ रोल प्ले कर रही है। जबकि ऐसे राइटर भी हैं जिन्होंने पूरी बुक्स आम आदमी पार्टी पे लिखी है और उसमें इसका
टेक्नोलॉजी का या कम्युनिकेशन का या सोशल मीडिया का कोई रोल उन्होंने नहीं बताया है। तो अच्छा, वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, वो अच्छा उन्होंने वो किया, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं चीजों को देखने का। तो मेरा व्यू जो था वो टेक्नोलॉजी से था, तो इसलिए मैंने इसको अलग तरह से देखा और फिर मैंने इसको एक्सपेंड किया ओवरऑल पॉलिटिक्स में कि क्या क्या रोल प्ले कहाँ कहाँ कर रही है। जी। तो हरजिंदर जी, आपने बिल्कुल मेरी दिल की बात कही है, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट थी। मैंने भी सब एडिटिंग मैं करती थी ऑब्जर्वर में। उन दिनों ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर हुआ करता था कनॉट प्लेस में ही, बाराखंबा रोड पे। और जब मैं मैंने अंतर मैंने संडे ऑब्जर्वर में काम किया है, एकदम जब बंद हो रहा था तब। हाँ, तो मैं भी बंद होने से पहले ही कर रही थी, और फिर मेरी माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ थी क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो जाती थी वो पेजेस खत्म करने के बाद। फिर वहां से मैंने छोड़ के पीआर ज्वाइन किया था। क्यों? किसी ने मुझे कहा था कि पीआर में बहुत लिखना होगा, पब्लिक रिलेशंस में। बिल्कुल ही झूठ था वो। और तो वहां पे तो हम ज्यादातर रिपोर्टिंग नहीं करते थे, पर कंपनीज के लिए करते थे। बट ऑफ कोर्स आप जो ये बात कह रहे हैं, ये मेरी बहुत दिल से करीब है, क्योंकि मैंने दोबारा अपना जो करियर है रीस्टार्ट किया है मैंने डिजिटल मीडिया से ही। और वो जो नोज फॉर न्यूज आप कह रहे हैं ना, मेरे को भी वो चीज पीआर में बहुत काम आई, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बहुत आम होती है उसके अंदर आप उसका न्यूज एंगल निकालना, जर्नलिज्म का ही रोल रहा है मेरा, जिसमें मेरे को सक्सेस मिला है उससे। और दूसरे जो मूवमेंट्स बने हैं, जैसे कि हैशटैग मी टू, हैशटैग कूटू, और भी ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए जो डिजिटल वर्ल्ड ने ही आगे उनको बढ़ाया है। और इस चीज का महत्व शायद बहुत सारे लोग समझते नहीं है, और लोगों को लगता है कि जो भी है डिजिटल में वो काफी कैजुअल टाइप के लोग हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है उनका। मैं मतलब बहुत खुश हूँ आपसे ये बात करके, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट जिसमें किसी ने मुझे कहा है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इन न्यूज, in politics, in the selection of people, in the brand building of people. So thank you so much for saying this, because हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको आपके जैसे स्टैचर के लोगों की जरूरत है, हमें आपकी ये वैलिडेशन की। तो मेरा जो अगला सवाल है, इसमें आप कैसे डिफाइन करते हो डिसेप्शन इंडस्ट्री, और इसके क्या की कंपोनेंट्स हैं आपके रिसर्च के अनुसार? देखिए, डिसेप्शन इंडस्ट्री में मैंने डिसेप्शन इंडस्ट्री नाम क्यों दिया, पहले तो इसी पे वो लगे। मुझे लगा कि यहाँ आदमी जो डायरेक्टली सोच सकता है किसी चीज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में, उसकी जो सोच है, उसका जो परसेप्शन है, उसको बदलने का काम हो रहा है। या उसके परसेप्शन जो ऑलरेडी उसका परसेप्शन है, उसको किसी तरह से डिसीव किया जा रहा है, उसे कई नई चीजें समझाई जा रही हैं जो कि इनफैक्ट कहीं है भी नहीं, वो चाहे फेक न्यूज से या कैसे भी है। तो इसलिए मैंने इसे डिसेप्शन इंडस्ट्री कहा है, और बाकायदा ये इंडस्ट्री है भी। तो खैर, ये एक अलग इंडस्ट्री वाला, उसमें मैंने एक चैप्टर भी अपनी बुक में दिया है कि कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है। तो इसके जो की कंपोनेंट है, जो मॉडर्न डिसेप्शन, देखिए एक तो ये है कि पॉलिटिक्स में डिसेप्शन कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है, पहले से होता रहा है। तरह तरह से लोगों को जो चीज नहीं जाननी है वो बताई जाती है, जो चीज नहीं हो रही है वो दिखाई जाती है, ऐसा बहुत होता है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसे पॉसिबल किया है कि आप लार्ज स्केल पे और बहुत एक्यूरेटली इसे कर सकें। तो जो इंडस्ट्री है वो इसी के आसपास बिल्ट हुई है। और की कंपोनेंट जो आप पूछ रही हैं, तो उसमें देखिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ है, बहुत सारे कंपोनेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे, सोशल मीडिया है, बिग डाटा है, फेक न्यूज है, और जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं। तो इस पे इस ये जो है इसके की कंपोनेंट जो इस डिसेप्शन को पॉसिबल बनाते हैं लार्ज स्केल पर। छोटे स्केल पर डिसेप्शन, लोकल लेवल पे डिसेप्शन होता रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब जो जिस तरह का वो हो रहा है, उसमें एक तो यह है कि पूरा पॉलिटिकल कल्चर बदल गया है। आप ऐसे सोचिए, आप मुझे एक बार बताइए, पॉलिटिकल कल्चर जो बदल गया है ना, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को समझाइए। हाँ, जैसे मैं बताऊं, पहले क्या होता था कि इलेक्शन कैंपेन होता था जी, तो जो लोग होते थे वो लोकल होते थे, जिनको आप अदरवाइज भी जानते थे, जो आपके मोहल्ले में आ रहे हैं,
का प्रचार कर रहे हैं, माइक लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं, नेता भले ही दूर से आ रहा हो, लोग नारे लगा रहे हैं, उनको भी आप जानते थे, वो आपके बीच के लोग थे। जी ये हो सकता है कि आप उससे रोज ना मिलते हो, लेकिन शहर में आप उनको कहीं देख सकते थे। अब ये सारा कैंपेन जो है, क्योंकि सोशल मीडिया पर है, क्योंकि सीधा आपकी हैंड हेल्ड डिवाइस पे पहुंच रहा है, जी इसलिए इस काम को अब जो करते हैं वो बैकरूम वॉइस करते हैं, जिनको आप जानते भी नहीं है। तो ये जो कल्चर चेंज हुआ है। अच्छा, और जो पॉलिटिकल वर्कर था, वो उसको पहले माना जाता था कि पॉलिटिकल वर्कर जो है वो उसकी बैकबोन है इलेक्शन कैंपेन की, तो वो बैकबोन नहीं रहा है। अब वो जो बैकरूम वॉइस है, जो स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, जो बिग डाटा को वो कर रहे हैं, वो उनको बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो ये कल्चर जो है पूरी तरह से बदल गया। प्रॉब्लम ये भी आई है टेक्नोलॉजी के आने से कि जो पॉलिटिकल वर्कर है वो बहुत सारे काम नहीं कर सकता। जैसे पॉलिटिकल वर्कर डाटा माइनिंग नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल की ही जरूरत पड़ेगी। तो जो प्रोफेशनल आ गए हैं उसकी वजह से ये सारी चीजें चेंज हो गई। तो आप थोड़ा सा इलैबोरेट करिए, पॉलिटिकल कैंपेन्स इन इंडिया जो अडेप्ट की गई है ईरा ऑफ स्मार्टफोन्स में, ये थोड़ा सा हमें बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए, ऐसा है कि एक तो ये लोग कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म जो है या प्रोफेशनल का यूज जो है स्मार्टफोन आने के बाद शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल का यूज अगर आप याद करें तो राजीव गांधी ने जो इलेक्शन लड़ा था उसमें उन्होंने सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को यूज किया, रीडिफ्यूजन को उन्होंने यूज किया था, और वो बड़ा उसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे सबने यूज करना शुरू कर दिया। ये होता ही है, धीरे धीरे सबने शुरू कर दिया। स्मार्टफोन आने के बाद मैसेजिंग जो है वो बिल्कुल अलग तरह की है। बल्कि स्मार्टफोन नहीं, मोबाइल फोन आने के बाद इवन एक इलेक्शन अगर आपको याद हो तो उसमें क्या होता था कि आपके फोन की बेल बजती थी, आप उसको कान पे लगाते थे तो उधर से आवाज आती थी, नमस्कार, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। वो बहुत पॉपुलर हो, उसकी बहुत चर्चा हुई थी, तरह तरह से उसको लेके जोक भी बन गए थे, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन वो इलेक्शन वहां से प्रोफेशनल्स का यूज शुरू होता है, मतलब कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन। उसके बाद इसी के साथ नेट आ चुका था, तो इंटरनेट पे तरह तरह से यूज हुआ, तरह तरह के एडवर्टीजमेंट है, मेलिंग हुई, बल्क मेलिंग, स्पैमिंग हुई, मैसेज SMS जाने शुरू हुए। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन आया तो ये बिल्कुल दूसरे तरह का हो गया कि सोशल मीडिया पे आपकी सबकी वोटर प्रोफाइल बनने लग गई, हर एक की वोटर प्रोफाइल थी। और ये पॉसिबल हो गया कि आपको जो मैसेज मैं दे रहा हूं, आपके इमीडिएट नेबर को हो सकता है दूसरा मैसेज जा रहा हो, वो मैसेज जा ही नहीं रहा। या ऑफिस में दो लोग डेस्क पे बैठे हुए हैं, एक की वोटर प्रोफाइल दूसरी है तो उसे दूसरा मैसेज मिल रहा है, उसके साथ भी डेस्क पे बैठा हुआ है, उसकी वोटर प्रोफाइल दूसरी है तो उसकी दूसरा मैसेज मिल रहा है। तो ये जो पॉसिबल किया है टेक्नोलॉजी ने और जो प्रोफेशनल ने, इससे बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ये एक अलग तरह का इलेक्शन कैंपेन होने लग गया है। तो अभी के माहौल में आप बताइए कुछ नोटेबल स्ट्रैटेजीज जो लोगों ने इस्तेमाल किया है अपने इलेक्शन कैंपेन्स में, तो हमारे सुनने वालों को भी पता चलेगा कि किस तरीके से इसकी जो एवोल्यूशन रही है वो हमें आपसे सुनना है। देखिए, क्या होता है कि वो वोटर्स को हम कई कैटेगरीज में बांट देते हैं, हैं? जैसे हमने 3 तरह के वोटर बनाए कि ये वोटर जो है हमें वोट देंगे, तो उस पर आप अलग तरह से फोकस करेंगे। ये वोटर हमें नहीं वोट देंगे, अब उनका क्या करना है उस पर मैं बाद में आऊंगा। और तीसरे फेंस सेटर हैं, तो फेंस सेटर को किस तरह से अपनी तरफ खींचना है। ये 2 स्ट्रेटजीज पहले भी चलती थी कि फेंस सेटर को कैसे अपनी तरफ खींचना है और अपने वोटर पे कैसे कंसंट्रेट करना है। अब जो तीसरी चीज नई जुड़ गई है कि जो हमें वोट नहीं देंगे, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं जिनके बारे में ये तय है कि हमें वोट नहीं देंगे, तो क्या किया जाए, तो उस वोट बैंक को कैसे डिसरप्ट किया जाए। और अब ये तय है कि वो हमें वोट नहीं देंगे तो वो फला पार्टी को वोट देंगे, तो अब हम उनको धीरे धीरे मैसेज करेंगे कि देखिए उस पार्टी के लोगों ने तुम्हारा भला नहीं किया, उस पार्टी के इस नेता ने ये किया, अपने परिवार का भला कर लिया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारी कास्ट के लिए कुछ नहीं किया, तो उसको डिसरप्ट करेंगे। तो
ये नई तरह की चीजें आई हैं जो पहले इस लेवल पे पॉसिबल नहीं थी। मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ कि किसने किस जाति के साथ किया या किसने किस धर्म के साथ किया, तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो इसको हम इतना ही समझ सकते हैं यहाँ पे। तो पोलराइजेशन भी हुई है इसमें इंडियन सोसाइटी में इसके वजह से। तो थोड़ा सा आपने अपनी किताब पे ये लिखा है पोलराइजेशन के बारे, तो थोड़ा सा ये इस बारे बताइए। देखिए, पोलराइजेशन एक तो इंडिया में ही नहीं हुई है, वर्ल्ड ओवर हर जगह, जी इवन यूएस में पोलराइजेशन बड़े पैमाने पर हुई है। जी बल्कि ये भी देखा गया है कि पोलराइजेशन की वजह से दो पोल बन जाते हैं, और जो फेंस सिटर होते हैं, जो बीच में होते हैं, दोनों पोल में नहीं होते हैं, वो बहुत कम होते जा रहे हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में जो पहले लेफ्ट फ्रंट था और खासकर जी सीपीएम था, उसका कई डिकेड्स तक बोलबाला रहा है, बिल्कुल वो वहां की डोमिनेंट पार्टी रही है। उसके बाद जो नया पोलराइजेशन हुआ वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में हुआ। तो लेफ्ट फ्रंट अब कहां गया, वो बिल्कुल मार्जिन पे पहुंच गया, मार्जिन से भी पीछे चला गया। तो पोलराइजेशन में ये फर्क होता है। यूपी में हुआ है, जैसे यूपी में आप देखिए कि एक इलेक्शन में मायावती की सरकार थी, उसके बाद के इलेक्शन में जो पोलराइजेशन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में हुआ। अब वो मायावती की बीएसपी लगातार मार्जिन पे चली जा रही है, क्योंकि दो पोल बन गए हैं। दो पोल के अलावा दूसरी चीजों पे लोग सोचना बंद कर देते हैं। ये इस टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी कमी कह लें या जो भी कह लें। इसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स का प्लूरल स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंट ग्रुप है, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम होता है। तो ये हर जगह दिखाई दिया है कि पॉलिटिक्स के प्लूरल स्ट्रक्चर पे इसका सीधा असर होता है। आई वांट टू आस्क यू, आपका टेक क्या है व्हाट्सएप पे? बहुत सारे लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो क्या, तो इसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, तो ये मैंने देखा है बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेके, पर इसमें इंफॉर्मेशन भी है और मिस इन्फॉर्मेशन भी है। आप इस बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, व्हाट्सएप बहुत एक अलग तरह का ऐप है। मैंने एक वो इलेक्शन बताया 2013 में, जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ, तो हर इलेक्शन में एक कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि लोकल जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर होते हैं वो सभी पार्टी के लोगों को बिठाते हैं। इलेक्शन से 36 आवर पहले कैंपेनिंग बंद हो जाती है, तो उससे पहले उनको बिठाते हैं और बताते हैं कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो जब दिल्ली में ये इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, इन सबको लेके मीटिंग हुई। उसमें ये कहा गया कि आप एक तो कैंपेन नहीं करेंगे पब्लिकली, दूसरा आप सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे, फेसबुक वगैरह का यूज नहीं करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप को इससे फ्री रखा गया। क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि व्हाट्सएप बेसिकली मैसेंजर है, पर्सन टू पर्सन मैसेज भेजने का वो है। जी जैसे इलेक्शन कैंपेन जब बंद हो जाता है, उसके बाद आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं जाके, लेकिन आप वो वैसा नहीं कर सकते कि आप जो है लाउड स्पीकर लगा दें, या उस तरह से कैंपेन आप नहीं कर सकते हैं, या जुलूस निकाल रहे हैं तो वो सब आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसे डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, वैसे ही आप लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। तो मैसेंजर पे तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि व्हाट्सएप सिर्फ मैसेंजर नहीं है। व्हाट्सएप में आप जो है ग्रुप बना लेते हैं, और जब ग्रुप बन जाता है तो वो सोशल मीडिया का काम करने लगता है। आपके ग्रुप में कौन कौन लोग हैं आपको पता ही नहीं होता है। आप उसमें मैसेज डालते हैं, एक मैसेज कई लोगों के पास पहुंचता है। फिर व्हाट्सएप में आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अब ब्रॉडकास्ट का भी एक अपना वो है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है वो। और एक ही मैसेज आप, जैसे व्हाट्सएप में जब फेक न्यूज का ज्यादा चला, तो व्हाट्सएप ने ये कहा कि हम जो है किसी भी मैसेज को 5 लोगों से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप उस मैसेज को डाउनलोड कर लें और ब्रॉडकास्ट कर दें, तो आप एक साथ हजारों लोगों को भेज सकते हैं। तो वो भी एक व्हाट्सएप का वो है। फिर व्हाट्सएप पर आप ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप बहुत मल्टीपल रोल प्ले करता है। और जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, या सो कॉल्ड एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है,
फ्लो मोड क्यों कहते हो आप हरजिंदर जी, ये बताइए मुझे। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है दरअसल एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे। भाई मैं और आप बात कर रहे हैं और उसका कोई तीसरा नहीं देख सकता, बात समझ में आ गई। तो फिर ये जो स्पाइंग एजेंसीज हैं या जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कैसे उसको डिकोड कर लेती हैं? तो उसमें कुछ तो पेच है भाई। एंड टू एंड तो कह देते हैं, तो इसलिए ये मुझे अभी नहीं समझ में आया कि वो कैसे कर लेते हैं इसे, कैसे। तो कुछ तो फेल है उसमें, सॉरी। तो व्हाट्सएप में एक मैसेज कितनी जगह पहुंच सकता है, कैसे पहुंच सकता है, इसमें बहुत असीम वो संभावना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल इसमें बुक में दिया है कि एक गुड़गांव का लड़का है, एक नोएडा का लड़का है जो गुड़गांव के एक ऑफिस में काम करता है। तो उसके मोबाइल फोन में, और ये रियल एग्जांपल है, ये मैंने कोई वो नहीं लिया, उसके मोबाइल में कितने तरह के ग्रुप हैं। उसके जो स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के जो लड़के हैं उन्होंने किया है, उसके कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उनका एक ग्रुप है, उसके मोहल्ले के जो लड़के हैं उनका एक ग्रुप है, जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहता है उनका एक ग्रुप है, जिस ऑफिस में काम करता है ऑफिस का एक ऑफिशियल ग्रुप है, और एक उन लोग कोलीग ने आपस में बनाया हुआ ग्रुप है। फिर वो जिस बस पे रोज जाता है उस बस का चार्टेड बस है, तो चार्टेड बस का एक ग्रुप है जो ये बताता है कि आज बस इतनी लेट हो गई, इतनी वो हो गई, वो है। फिर ऑफिस में जो लंच सप्लाई करता है उसका एक ग्रुप है। तो इतने तरह के ग्रुप होते हैं, और इन ग्रुप की एक खासियत ये होती है कि आप किसी भी काम के लिए ग्रुप बना लें, देर सवेर उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स उसमें शुरू हो जाएगा, पॉलिटिकल कैंपेन इवन शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी तरह का ग्रुप बना लीजिए, और लड़ाई भी लग जाती है, फिर बहुत सारे लोग छोड़ के भी निकल जाते हैं, फिर उनको ऐड किया जाता है। ये बहुत मजेदार है। और जैसे जैसे सही कहा आपने। आप जो है ना किसी भी तरह की फसल लगा लें, या अपने जो गमलों में किसी भी तरह के प्लांट लगा लें, कुछ वीड्स होते हैं जो अपने आप निकल आते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं वो निकल आते हैं। तो वैसे ही ये पॉलिटिकल वो है कि वो आप कुछ भी कर लें वो उसमें आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ये बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया है, वीड। हाँ, तो अब इसमें क्या है कि तो इसमें कई तरह के पॉलिटिकल कैंपेन चलते हैं। और हर एक को, हर एक के मोबाइल फोन पे कोई भी मैसेज भेजा जा सकता है। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप से जिस लेवल की टारगेटिंग पॉसिबल है, उस तरह की टारगेटिंग तो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जब वो हुआ था तो वो उनको हो ही नहीं सकता था। एक मैं आखिर में और बताऊंगा इसका इम्पैक्ट क्या है। अंकित लाल एक है, अंकित लाल आम आदमी पार्टी के जो आईटी सेल शुरू हुआ था तो उसके उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने एक बुक भी लिखी, उन्होंने उस बुक पे लिखा है कि हम लोग ट्विटर पे डिस्कस करते हैं, बैटल फेसबुक पे होती है, लेकिन वार इज ऑन ट्विटर, वार इज व्हाट्सएप। तो असली लड़ाई जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो व्हाट्सएप पे ही होती है, उसी पे कैंपेन चलाए जाते हैं, उसी पे ग्रुप बनाए जाते हैं, और कई तरह से। एक तो पब्लिक के लिए होता है, इवन विद इन पार्टी व्हाट्सएप का यूज बहुत ज्यादा होता है। विद इन पार्टी इस तरह से कि मोहल्ला लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनका एक होगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के फंक्शनरीज हैं उनका ग्रुप होगा, स्टेट लेवल के, तो कई तरह से है। तो व्हाट्सएप का रोल जो है डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरह से। काफी पावरफुल मीडियम है व्हाट्सएप, वो तो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो लेट्स जस्ट टॉक लिटिल बिट अबाउट बिग डेटा। तो ये बिग डेटा एग्जैक्टली है क्या, ये आप हमें समझाइए, और ये कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल कैंपेन में बिग डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, एक तो बहुत ह्यूज लेवल का डाटा है। हम जो कुछ भी करते हैं, हम ऑनलाइन जिस तरह से भी करते हैं, किसी चीज को लाइक करते हैं, किसी चीज को पसंद करते हैं, किसी चीज को नहीं पसंद करते हैं, कहीं कमेंट करते हैं, किसी चीज को हम 2 मिनट देखते हैं, किसी वीडियो को हम आधा मिनट ही देखते हैं, या किसी वीडियो को हम इग्नोर कर देते हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर होता जाता है, दर्ज होता जाता है। या इवन ये भी कहा जाता है, जैसे हम आप बात कर रहे हैं और हमने व्हाट्सएप की अभी बात की, तो हमारे फोन का माइक्रोफोन जो है उसको रिकॉर्ड करना है।
आप जब कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि माइक्रोफोन की परमिशन भी आप ऑन कर देते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड होती जाती हैं। अब ये दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें एक बड़ा ह्यूज डाटा हो जाता है, इतना ह्यूज हो जाता है कि हम मतलब उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो और बिग डाटा की एक और खासियत यह है कि बिग डाटा लगातार बढ़ता जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। मतलब बिग डाटा कहीं रुकता नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये इतना है, ये बिग डाटा है, वो इतना नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, हर समय पे बढ़ता जा रहा है। तो बिग डाटा इस समय की एक नई वो है, जो ऑनलाइन मीडियम ने एक नई तरह की क्या कहें उसे, एक नया नई तरह की चीज हमें दे दी है। उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं तरह तरह की। तो पॉलिटिक्स भी उसे, मतलब देखिए पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल कैंपेन आफ्टर ऑल एक तरह की मार्केटिंग ही है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, तो जैसे मार्केटिंग वाले यूज करते हैं, मार्केटिंग वाले कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है जो आयरन सप्लीमेंट बनाती है, तो उसको ये डाटा चाहिए कि कितने लोगों ने आयरन डेफिशिएंसी को लेकर सर्च किया, वो उनको मिल जाएगा वहां तक वो डाटा, और उन लोगों को वो पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हैं। ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी होता है कि कितने लोगों ने नरेंद्र मोदी को लाइक किया, उनका एक डाटा बन गया। कितने लोगों ने राहुल गांधी को लाइक किया, उनका एक डाटा बन गया, या इस तरह और भी। तो अब ये वोटर प्रोफाइल हो गई कि एक एक तरह के वोटर है जो मोदी को पसंद करते हैं, एक तरह के वोटर हैं जो राहुल गांधी को पसंद करते हैं। अब इसमें कई तरह की पॉसिबिलिटीज है। आप अगर मोदी को पसंद करते हैं तो आपको फिर ऐसे ही मैसेज भेजे जाएंगे ताकि आप जो है जो मोदी के फेवर में होंगे। देखिए जो वेब होता है या सोशल मीडिया होता है, इसमें खासियत ये होती है कि आपको हम कितना इन्वॉल्व करते हैं। आप जितना इन्वॉल्व होंगे उतना डाटा जनरेट होगा, जितना डाटा जनरेट होगा उतना उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो आपको कितना इन्वॉल्व करना है, आपकी एक्टिविटी, ऑनलाइन एक्टिविटी को कितना बढ़ाना है, ये इस पर आधारित होता है, इस पर डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि इसकी वजह से कई प्रॉब्लम भी आती हैं, जैसे सोशल बबल बन जाते हैं। यानी आप एक राहुल गांधी के सोशल बबल में हैं क्योंकि आपको उन्हीं के मैसेज आ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ की क्या अच्छाई है ये आपको बताई नहीं जा रही, उनकी बुराई बताई जा रही है और इनकी अच्छाई बताई। इसी तरह से एक मोदी वाला बबल, ये जो बबल बनते, इंफॉर्मेशन बबल बनते हैं, वो उसमें रख दिया जाता है। इसके अपने नुकसान होते हैं, वो सब अलग चीज है, लेकिन इसका फायदा जो है पॉलिटिक्स वाले उठाते हैं। मैंने एक इसकी शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया है, वो बिल्कुल अलग तरह का एग्जाम्पल है। जब हम लोग बच्चे थे तो मैं लखनऊ में रहता था, लखनऊ में ही रहा हूँ, वहीं पैदा हुआ। तो वहां कुछ पर्चे बांटे जाते थे, जैसे कहते हैं संतोषी माता के पर्चे या किसी भी माता के पर्चे बांटे जाते थे। उसमें क्या होता था कि मैसेज एक होता था कि एक किसान जो था वो खेत में काम कर रहा था, अचानक धरती से माता जी प्रकट हुई, और नहीं, अचानक धरती से एक सांप निकला। वो डर गया तो सांप ने आवाज दी कि रुको, मुझसे डरो मत। वो रुक गया। फिर उसने बताया कि फला माता जो है वो हैं, और उनके अगर तुम पर्चे बंटवाओगे, लोगों का प्रचार करोगे तो तुमको बहुत लाभ होगा। तो वो ऐसा ही करता है, तो उसको बहुत सारा पैसा, खेत में गड़ा हुआ धन मिलता है। एक किसान फिर उस पर्चे को लेकर एक और पर्चे छपवाता है तो उसकी लॉटरी निकल आती है। एक नहीं छपवाता तो उसका बेटा मर जाता है। तो ये एक उसमें इनबिल्ड मैकेनिज्म था कि सर्कुलेशन मैकेनिज्म उसमें इनबिल्ड था कि जो भी वो पर्चा पढ़े वो ऐसे 50 पर्चे या 200 पर्चे बंटवाए। ये चलता था। अब क्या होता था कि वैसे पर्चे जो थे जब बांटे जाते थे तो कई तरह के लोगों के पास पहुंचते थे। एक ऐसे लोगों के पास पहुंचते थे जो उसमें यकीन नहीं करते थे तो उसको फेंक देते थे। फिर ऐसे बहुत कम लोग होते थे जो उसको पढ़ते थे और पर्चे छपवाकर वैसे फर्दर बंटवाते थे। तो पर्चे छपवाकर फर्दर बंटवाना ये उसकी सक्सेस रेट थी। तो सक्सेस रेट बहुत कम थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसको फेंक देते थे, बहुत सारे उसको पढ़ते नहीं थे, बहुत सारों तक पहुंचता नहीं था। बिग डाटा ने
और बिग डाटा के जरिए जो टारगेटिंग होती है उसने ये सक्सेस रेट बढ़ा दी है। अब वो पर्चा उन्हीं तक पहुंचेगा जो कि उसको आगे छपवा के बंटवाएंगे। तो बिग डाटा ने ये कर दिया है, वो टारगेटिंग बहुत स्पेसिफिक कर दी है, हर किसी के पास वो चीज नहीं पहुंचेगी। तो बिग डाटा ने अलग तरह से चीजों को बदला। तो हरजिंदर जी देखिए, ये बिग डेटा, फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये बहुत सारे जो आम जनता है उनको उनको तो इस चीज की समझ बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसमें बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी बंटती है। तो आप मुझे उसके बारे में बताइए कि आम इंसान को जेन्युइन इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का जो फर्क है, उसको वो कैसे निकालें इस डिजिटल एज में? देखिए, एक तो यह है कि बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन ही ज्यादा है। जो रियल इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है। लेकिन मेरा मानना है कि इसका फॉर्मूला जो है वो कोई नया नहीं है। मैं जो बात करूंगा वो पुरानी ही बात है। नया इसलिए नहीं है कि पहले जब कोई र्यूमर आती थी तो क्या कहा जाता था कि भाई अगले दिन के न्यूज़पेपर में देख लेंगे, क्या सही है क्या गलत है ये पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो प्रिंटेड वर्ड है, जो न्यूज़पेपर है, वो सबसे अच्छा सोर्स है चीजों को समझने का, या बुक्स हैं वो उसको समझने का सबसे अच्छा सोर्स है। टीवी न्यूज मीडियम जो है उसको अभी मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि टीवी मीडियम जो है वो अलग तरह से काम करता है। यानी हम लोग कहते हैं वैसे कि टीवी में 20% न्यूज होती है और 80% टीवी होता है। तो टीवी जो है आमतौर पे क्या होता है कि जिस सोच को लेकर या जिस परसेप्शन के आसपास जो है फेक न्यूज वगैरह बिल्ड होती हैं, उसी परसेप्शन पे कई बार टीवी मीडियम आपको चलता दिखाई देगा। वो फेक न्यूज नहीं फैला रहा है, वहां फेक न्यूज नहीं है, लेकिन सोचने का तरीका जो है वो कुछ वैसा ही, उसको वैसे ही पॉपुलराइज करते हैं। दूसरा क्या है कि टीवी न्यूज जो है वो न्यूज मीडियम कम है, वो पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट ज्यादा है। मतलब कहीं कोई घटना हो गई तो बहुत चिल्ला के बताना, बहुत इवन इवन जैसे मतलब बहुत छोटी सी चीज है कि बॉम्बे में कल बाढ़ आ गई, पानी हर जगह वाटर लॉगिंग हो गई, तो उस वाटर लॉगिंग को आप टीवी चैनल पे देखिए तो इतना ड्रामेटाइज करके उसके पीछे म्यूजिक डाल के इस तरह से दिखाते हैं, तो वो अलग है। तो मेरा मानना यह है कि अभी भी वही तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पे देखें, न्यूज़पेपर पे यकीन करें। न्यूज़पेपर बहुत उसके बारे में बहुत कुछ बुरा भी कहा जाता है, बहुत बड़े बदलाव, कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिनको अच्छा नहीं कहा जा सकता। वहां भी पॉपुलिस्ट कल्चर जो है वो हावी होता दिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हमारे पास सबसे रिलायबल मीडिया जो है वो न्यूज़पेपर ही है। तो मुझे लगता है कि ये तरीका नया नहीं है। जो पुराना र्यूमर्स के बारे में कहा जाता था वही तरीका हमें अपनाना होगा। प्रॉब्लम ये हो गई है कि न्यूज़पेपर हमारे पास सुबह आता है, हम मॉर्निंग में 1 घंटा आधा घंटा उसे देख पाते हैं, जबकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास दिन भर रहता है, 24 आवर रहता है। जब भी हम जागते हैं हमें अचानक व्हाट्सएप पे कोई मैसेज मिल जाता है। तो ये थोड़ी मुश्किल चीज हो गई है, कठिन चीज हो गई है। लेकिन अगर आप इसको इससे बचना चाहते हैं, इसका जवाब चाहते हैं, तो आपको उसी न्यूज़पेपर पे जाना पड़ेगा। पर लोगों को तो न्यूज़पेपर से यकीन कम हो गया है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि जो रिपोर्टिंग होती है उसमें इतनी बायसेस है, उतने ज्यादा कॉर्पोरेशंस की भी दबाव दबाव रहता है कि जो रिपोर्टिंग होती है वो हमेशा अनबायस्ड नहीं होती है। इस बारे आप हमें बताइए। हाँ, अनबायस्ड नहीं होती है, ओके, मैं मानता हूँ, क्योंकि अनबायस्ड हो भी नहीं सकती है अक्सर, और आजकल कई तरह के इंटरेस्ट भी उसमें काम करते रहते हैं, वो सारी बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा जिस तरह से सोशल मीडिया में बिल्कुल एक सिरे से झूठ दिया जाता है, वैसा उसमें नहीं मिलेगा। आप कम से कम कहीं कोई घटना हो गई तो ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए एक एक्सीडेंट हो गया तो सोशल मीडिया पे आएगा कि 500 लोग मर गए हैं, जबकि न्यूज़पेपर यही छापेगा कि भाई 23 डेथ्स हुई हैं, क्योंकि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो सरकारी आंकड़े हैं, या जो हॉस्पिटल में एडमिशन हुए हैं, या वो उस बेसिस पे छापेगा। तो बेसलेस नहीं होता है। बायस हो सकते हैं लेकिन न्यूज़पेपर बेसलेस नहीं होता है। ये मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही बताता है।
अब स्मार्टफोन्स के बारे में आप हमें बताइए, कैसे इसको वोटर की जो टर्नआउट हुई है हमारे देश में, रिसर्च के अनुसार कैसे स्मार्टफोन्स की इन्फ्लुएंस रही है वोटर्स के साथ? कि मेरा मानना यह है, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, स्मार्टफोन से वोटिंग पिछले कुछ साल में बढ़ी है, तो उसमें स्मार्टफोन का मुझे रोल नहीं दिखाई देता है, उसमें डायरेक्ट रोल नहीं दिखाई देता है। स्मार्टफोन पोलराइजेशन बढ़ाता है, या सोशल मीडिया के जरिए स्मार्टफोन सोसाइटी में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ाता है। वो पोलराइजेशन फिर तय करता है कि पोलिंग कितनी होगी, क्योंकि फिर दोनों पोल एक दूसरे को करने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए या एक दूसरे के खिलाफ अपना एक्टिविटी दिखाने के लिए पोलिंग करते हैं। तो जो पोलिंग बढ़ी है वो उस पोलराइजेशन की वजह से बढ़ी है। और अगर आप 2024 का इलेक्शन ले लें, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ, तो उसमें पोलिंग कम हुई है, क्योंकि समाज में पोलराइजेशन थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये जो ज्यादा पोलिंग होना, ये पोलराइजेशन के कारण हुआ है, ये किसी स्मार्टफोन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, ये एक माइंडसेट जो बन गया उसकी वजह से, उससे हुआ है। तो कोई एक सिग्निफिकेंट केस स्टडी जो आपकी किताब में है, जो इलस्ट्रेट करती है इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी, ये सारा हमारा जो इलेक्टोरल आउटकम्स निकले हैं, तो कोई एक केस स्टडी आप शेयर करना चाहेंगे हमारे सुनने वालों के साथ? देखिए, केस स्टडीज तो मैंने 2-3 तो आपको बताई, जैसे टीएमसी वाले, टीएमसी किस तरह से आई। हालांकि टीएमसी वाला केस जो है वो स्मार्टफोन का नहीं, मोबाइल फोन का है। वो किस तरह से आई, किस तरह से उभरी, और कैसे जो सिरपा की किताब बुक है उसमें उन्होंने जो है कई एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे सीपीएम का तरीका ये था कि विलेज के लोग, जो उनके एक्टिविस्ट थे, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए वो चिट्ठी लिख रहे थे, और ममता बनर्जी उसके लिए जो थी मोबाइल फोन का यूज कर रही थी उनकी पार्टी। तो ये जो फर्क था, इसने बहुत बड़ा चेंज ला दिया, क्योंकि जब जरूरत थी तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते थे। टीएमसी के बारे में उन्होंने ये बताया है कि टीएमसी ने एक कमिटेड टीम ममता बनर्जी के अंडर में रख दी थी, जिसका काम लोगों के फोन रिसीव करना था और मैसेज देना था, पहुंचाना, जहां मैसेज पहुंचाना है वहां पहुंचाना था। और धीरे धीरे क्या हुआ था कि विलेज में एक एक लोगों के पास फोन आने लग गए थे, तो उनके एक्टिविस्ट ज्यादा एक्टिव हो गए थे। तो एक तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं आम आदमी पार्टी का, जिसपे हम डिस्कस कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया सेल था, सबसे एक्टिव उन्होंने, सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा कि सबसे बड़ा क्या था, लेकिन सबसे पहला इलेक्शन था 2013 का, जब हमने देखा कि स्मार्टफोन क्या कर सकता है, और कैसे दिल्ली में स्वीप भले ही नहीं किया हो, लेकिन एक सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। और उसके अगले इलेक्शन में तो आम आदमी पार्टी ने स्वीप कर दिया था। दूसरा यूज जो किया है, जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया सेल बनाई थी, वो थे नरेंद्र मोदी, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और फिर उन्होंने उसको नेशनल लेवल पे वैसे ही इम्प्लीमेंट किया। तो वो सबसे बड़ी केस स्टडी है, उस पर काफी कुछ लिखा भी जा चुका है, लोगों ने लिखा भी है। तो लेकिन उसको कैसे यूज करना है। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल है जो जिसको ध्यान देना जरूरी है, कि जो कांग्रेस थी मनमोहन सिंह की, उसने बिल्कुल नहीं यूज किया, और उसका क्या नतीजा हुआ वो आपने देख लिया। मेरी जो लोगों से बात हुई, जैसे जो मनमोहन सिंह के प्रेस एडवाइजर थे पंकज पचौरी, तो उन्होंने बताया कि कोई अकाउंट ही नहीं था। कांग्रेस में कुछ लोग थे जिनके पर्सनल ट्विटर अकाउंट थे, अदरवाइज पार्टी का ना ट्विटर पे अकाउंट था, ना फेसबुक पे अकाउंट था, कुछ नहीं था। सिर्फ एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर था, उसका एक ट्विटर पे अकाउंट था, और वो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव थी। वो शायद इसलिए कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से कम्युनिकेट करना था, इसलिए जरूरी लगा होगा। तो ये तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी भी, मनमोहन सिंह भी एक्टिव हो। तो मनमोहन सिंह ने दो बातें कही। एक तो ये कि मनमोहन सिंह के नाम पे पर्सनली अकाउंट नहीं बनेगा, पीएमओ के नाम पर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम पे। ठीक है, ये बात हो गई। अब और दूसरा उन्होंने ये बात कही कि इस पे
कोई भी एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं होगा इसके लिए कि इस पे, मतलब ये उस समय की बात है जबकि पार्टियां अपना पूरा आईटी सेल बना रही थी बड़ा बड़ा, और उसका लंबा चौड़ा बजट होता था, और उस समय प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कोई भी एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं होगा। तो ये तय हुआ आखिर में कि पीएमओ का वो बनना है, एक अकाउंट बनना है ट्विटर पे। अब क्या था, उस समय तक जो सरकारी ईमेल सिस्टम था वो इस तरह का था और इतना ब्यूरोक्रेटिक था कि उसमें किसी भी लिंक को आप क्लिक करके उस वेबसाइट पे नहीं जा सकते थे, ये उसमें पाबंदी थी। तो कैसे करें भाई, आप जब करेंगे तो आपके मेल पे वो आएगा, उसको क्लिक करके आप वेरीफाई करेंगे तब अकाउंट खुलेगा। तो फाइनली ये हुआ कि पंकज पचौरी को अपना जीमेल अकाउंट यूज करना पड़ा, तब पीएमओ का जो है वो एक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट खोला। तो ना यूज करने का कितना नुकसान हुआ इसको हमने देखा कि वो सरकार, और उसको अब अभी तक कांग्रेस उस पर रिकवर नहीं कर पाई है, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा आगे बढ़ी है। तो ये जो यूज और ना यूज करना और ना यूज करना, ये दोनों फर्क को अगर हम समझ लें तो हम समझ सकते हैं कि स्मार्टफोन ने या सोशल मीडिया ने किस तरह का रोल प्ले किया। तो आपके क्या विचार है रेगुलेट करना, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो इसको कर्ब कैसे करें, मिस इन्फॉर्मेशन और फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो सब पूरी जनता इंडिया की यही चाहती है। आप किसी से भी आम जनता से पूछोगे तो वो कहते हैं कि हमें फेयर इलेक्शंस चाहिए, पर ये जो मिस इन्फॉर्मेशन की इतनी ज्यादा, मतलब इट्स लाइक अ फ्लड, तो इसको किस तरीके से कर्ब कर सकते हैं हरजिंदर जी? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है दरअसल, क्योंकि कर्ब करना है ये तो सबको समझ में आता है, पूरी दुनिया में सबको समझ में आता है। कोई अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं दे सका कि इसको कैसे कर्ब किया जाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम मान लीजिए एक रेगुलेटर बना देते हैं, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये करेगी, उसकी अपनी प्रॉब्लम है कि व्हाट्सएप पे कैसे करेगी, फेसबुक पे कैसे करेगी, ये थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, वो मान लीजिए वो कर ले। लेकिन जो रेगुलेटरी बॉडी बनेगी उसका कोई ऑफिसर होगा, कोई सीईओ या कुछ तो होगा ना, और उसको कौन अपॉइंट करेगा? सरकार अपॉइंट करेगा। वो अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगा। तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो होगा वो क्या करेगा, किसको सेंसर करेगा, किसको रोकेगा, किसको अलाउ करेगा, इसको लेकर हमेशा शक बना रहता है। वो हम कोई ऐसा फुल प्रूफ तरीका नहीं निकाल पाए हैं कि वो इम्पार्शियल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इंडिया को लेकर ये सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया कंपनी से रिक्वेस्ट यहीं से जाती हैं कि फलां का अकाउंट बैन कर दो, फलां को रोक दो। इसके ऊपर काफी कुछ लिखा भी जा चुका है, क्योंकि इंडिया उन कंट्रीज में है जो सबसे ज्यादा इसको कंट्रोल करना चाहता है। तो इसको लेकर जो डर है ना वो बहुत बड़े हैं। इसलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि ये अगर कर्ब वाकई होता है, सरकार ने कोशिश की है, अभी भी एक बिल आए हैं, वो अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम है क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जेन्युइन लोग जो हैं वो तो दबा दिए जाएंगे, और जो किसी खास पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो बढ़ना ही है और आगे हमारे सबके रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल ही घुल मिल चुका है। मतलब मैं व्हाट्सएप के बगैर सोच नहीं सकती हूँ, मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल बिना किए नहीं काम कर सकती हूँ। मेरे को खुद का अपना करियर भी वापस आया है डिजिटल मीडिया की वजह से, जो बहुत सालों के बाद मैंने रीस्टार्ट किया है। तो इसमें पॉलिटिकल कैंपेन्स जो है इंडिया में, ये तो इवॉल्व होता जाएगा और भी ज्यादा पॉलिटिकल चीजों में जो कैंपेन्स, जैसे आपने सही तरीके से कहा था कि मार्केटिंग करनी होती है जब भी कोई पॉलिटिकल कैंपेन होता है। तो इसमें ये जो पेस जो बढ़ता जा रहा है, इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और फ्यूचर के बारे में दोनों तरह की चीजें हैं कि फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है और खतरे और बढ़ेंगे, खासकर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, यहां तक कहा गया है कि ऐसी मशीन बन जाएगी, ऐसा मशीन तो नहीं, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा एआई बेस्ड कि जो किसी के जीतने की जो पॉसिबिलिटी है उसको कई गुना बढ़ा सकता है।
हालांकि अगर सचमुच ऐसा सिस्टम आता है तो वो सिस्टम हो सकता है कि इलेक्शन में किसी को फायदा पहुंचाए, अगले इलेक्शन में वो सबके पास होगा। तो अल्टीमेटली खतरा ये होगा कि अभी तक तो कैंडिडेट एक दूसरे से इलेक्शन लड़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मशीनें ही मशीनों से इलेक्शन लड़ रही हैं, यानी बीजेपी का कंप्यूटर सिस्टम कांग्रेस के कंप्यूटर सिस्टम से इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये सारे बहुत तरह तरह के खतरे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा खतरा है, उसको हम देख चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम दोनों तरह के यूज देख चुके हैं। जैसे मैं दिल्ली का जो लास्ट विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे मनोज तिवारी के 3 वीडियो जारी हुए थे जो अपील कर रहे थे लोगों से वोट दें। तो एक वीडियो हिंदी में था, एक इंग्लिश में था और एक पंजाबी में था। और एक्चुअली उन्होंने एक ही वीडियो बनाया था और उसको डीप फेक से चेंज कर दिया गया था। उसमें उन्हीं की वॉइस थी और उन्हीं की वॉइस में वो पंजाबी में बोल रहे थे, उन्हीं की वॉइस में वो इंग्लिश में बोल रहे थे। तो ये एक ऐसा यूज है जिसपे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन फिर हम देख चुके हैं कि डीप फेक में लोगों के गलत, जैसे अमित शाह का एक वीडियो जो था वो उसमें गलत जो कह कुछ और रहे थे और फाइनल जो वीडियो दिखाया गया उसमें वो कुछ और कह रहे थे या इस तरह के। तो ये दोनों तरह के खतरे हमारे सामने हैं, बहुत बड़े खतरे हैं। उसका वो आपको फायदा भी पहुंचा सकता है और आप उसके जरिए किसी अपने अपोनेंट को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे खतरे हैं और इन खतरों से हम कैसे निपटेंगे ये अभी आज की तारीख में कहना थोड़ा मुश्किल है। टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी, ये दोनों जो इंटरसेक्शन है, इसको कैसे नेविगेट करेंगे आगे जाके? क्योंकि हम लोग, आप डीप फेक के बारे में बात कर रहे हो, आप एआई के बारे में बात कर रहे हो, और इतना ज्यादा खतरा है और पॉजिटिव्स भी हैं। पर डेमोक्रेसी के साथ आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते हुए इसमें कोई चैलेंजेस रहेंगे? कि चैलेंजेस क्या होता है कि चैलेंजेस अक्सर कुछ दिनों के चैलेंजेस होते हैं, उसके बाद एक तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड भी बनती है साथ साथ। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन तक ऐसा हुआ कि बीजेपी की एज थी टेक्नोलॉजी में, लेकिन 2024 के इलेक्शन में वो एज खत्म हो गई, क्योंकि बाकी सब पार्टीज भी उसी तरह उनको पता था कि किस चीज को कैसे ट्रेंड कराना है, कैसे व्यूअरशिप लेनी है, कैसे क्या करना है। बल्कि यहां तक हो गया कि कैसे इन्फ्लुएंसर का यूज करना है, और यहां तक हो गया कि कांग्रेस के इन्फ्लुएंसर इस बार बीजेपी के इन्फ्लुएंसर पर हावी होते दिखाई दिए। तो एक समय के बाद जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाती है। होता क्या है कि जब आप पहली बार किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं या किसी मेथड का यूज करते हैं पॉलिटिक्स में, तो दरअसल आप उस मेथड का यूज नहीं कर रहे होते, उसे आप पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। और एक बार जब वो इंट्रोड्यूस हो गया तो सब उसको अपना लेते हैं। भाई, राजीव गांधी ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके बिना पॉलिटिकल कैंपेन चलेगा, सबने यूज करना शुरू कर दिया। तो आईटी सेल के बिना पॉलिटिक्स चलेगी ये अब कोई सोच भी नहीं सकता। अब छोटी छोटी पार्टीज जो है ना, स्टेट लेवल की पार्टीज भी या और उससे नीचे लेवल की पार्टीज भी, वो भी किसी ना किसी लेवल पे आईटी सेल का या आईटी का यूज कर रही हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीजें, कुछ स्टैंडर्ड लगातार गिरते जाते हैं, इनको कैसे संभालना है ये सोचना होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज है कि फेक न्यूज अगर बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसको कैसे खत्म करना है ये सोचना होगा। ये प्रॉब्लम है। बाकी तो टेक्नोलॉजी को तो सब पॉलिटिशियन धीरे धीरे, सब पॉलिटिकल फोर्सेस समझ जाती हैं कि उसको कैसे यूज करना है, उसका कैसे उसको जो है फील्ड पे लागू करना है। जी। तो आपके हिसाब से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को और स्मार्टफोन का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है? डेफिनेटली बीजेपी है जिसने किया है, और अभी तक एज जो है बीजेपी के पास है। एक लेवल पे आम आदमी पार्टी के पास है, बीजेपी के पास है। 2024 के इलेक्शन में कुछ चीजें हुई हैं जो बता रही हैं कि बदल रहा है। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का यूज जो है, अब जो
अगर आप बीजेपी के इन्फ्लुएंसर को देखें तो उनकी व्यूअरशिप कम है, या जैसे जो अब वो हम कह नहीं सकते, इन्फ्लुएंसर के बारे में ये कह नहीं सकते कि उनके वो पार्टी को बिलोंग करते हैं या पार्टी से उनका जुड़ाव है। बस उनके आप रुख को देखकर, उनके रुझान को देखकर, उनकी स्टाइल को देखकर समझ सकते हैं कि आप ये किसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे पहली बार ऐसा हुआ कि ध्रुव राठी, बहुत नाम आजकल चलता है, ध्रुव राठी वीडियो, पॉलिटिकल वीडियो लगाते थे और 24 आवर में उनकी 10 मिलियन से ज्यादा व्यू हो जाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और इतने जो था बीजेपी वाले किसी इन्फ्लुएंसर के नहीं हो रहे थे। हम लोग इसका मतलब नहीं समझ पाए थे, लेकिन रिजल्ट ने दिखाया कि नहीं, इसका भी कोई मतलब था, इसका भी कोई असर हुआ है। तो ये अब सब यूज करने लग गए हैं, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि एज जो है वो बीजेपी के पास है, बहुत बड़ा है उसका वो है, और कई तरह से वो कई लेवल पे वो काम करते हैं, तो वो अभी भी है उनके पास। जी। और फाइनली आप क्या कहना चाहोगे जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, और आपके इसी तरीके की जो टॉपिक्स हैं जो हमेशा इतनी डायनामिक है, हर बार चेंज होता जाता है ये सारी रिसर्च में, जो कल हो रहा है वो परसों नहीं होगा, तो वो बताइए मेरे को कि क्या आप एडवाइस उनको देना चाहेंगे हरजिंदर जी? देखिए, मेरी ये बुक जो थी 2024 इलेक्शन को ध्यान में रख के लिखी गई थी, लेकिन जब 2029 का जनरल इलेक्शन होगा तो ये एक बिल्कुल आउटडेटेड बुक हो चुकी होगी, क्योंकि इतनी चीजें आ जाएंगी नई कि इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे भी अगर उस समय करना होगा तो मुझे इसको अपडेट करना होगा, नहीं तो ये किताब नहीं चलेगी। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन है, इतनी सारी नई चीजें आ रही हैं कि लिखने के लिए बहुत बड़ा फील्ड है। और जैसे कहा जाता है कि नॉन फिक्शन लिखने का एक ही तरीका होता है कि आप एक टॉपिक तय करें, आप ये तय करें कि बुक का कॉन्सेप्ट क्या होगा, और उसके बाद एक ही चीज है, रिसर्च 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 एंड रिसर्च। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, आपको लगातार रिसर्च करनी होगी और नई चीजें खुलती जाएंगी। जब मैं शुरू में सोच रहा था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी इस तरह की किताब बन जाएगी। रिसर्च करते करते कई चीजें जुड़ती गई, कई चीजें मुझे नहीं पता चली, कई चीजें मैंने पढ़ी नहीं थी, कई नई बुक्स आ गई, नई बुक्स दिखाई दी। इवन जब मैंने किताब लिख दी तो उसके बाद भी मुझे लगा कि ये भी बुक्स एक नई आ गई है। फिर इंटरनेशनली बहुत काम हुआ है, दुनिया भर में बहुत सारा काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो बहुत कुछ है इसमें। तो एक और किताब है हरजिंदर जी, आपकी तरफ से हम हमारे रीडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले इलेक्शन के लिए? हाँ, देखिए वो अगले इलेक्शन में मेरा आइडिया ये है कि इसको एक बार फिर से अपडेट करूंगा। बाकी उसके इस बीच में मैं क्या करता हूँ, वो गालिब की एक लाइन है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। थैंक यू हरजिंदर जी, आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस वाज हरजिंदर सिंह साहनी, द ऑथर ऑफ द बुक द डिसेप्शन इंडस्ट्री, द आर्ट क्राफ्ट एंड साइंस ऑफ हैकिंग द इलेक्टोरेट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you for tuning into the Literature Lounge, which is an all-year-round literature festival dedicated to writers across the globe. You can get in touch with us via LinkedIn or DM us at our Instagram page, The Mohua Show. Or you can also email us at hello@themohuashow.com to discuss your books and also meet authors you haven't yet met at the Literature Lounge.